एसोसिएट स्पॉन्सर आईसीएस कोचिंग सेंटर, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाला हरियाणा का नंबर 1 आईसीएस कोचिंग सेंटर और संस्कारम ग्रुप ऑफ स्कूल झज्जर। संस्कार, शिक्षा, सफलता। चलिए, तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। ये अधिवेशन का चौथा सत्र, जिसमें हमारा विषय होगा कि मोबाइल शिक्षा की चुनौतियां, उपलब्धियां क्या हैं, और शिक्षा जगत से जुड़े लोग, चाहे वो सरकारी तंत्र के हों, प्राइवेट संस्थान हो, उन लोगों ने इस चुनौती वाली परिस्थिति में किस तरीके से अपना योगदान दिया, और फिर बच्चों के लिए अलग उन्होंने क्या नया डिजाइन किया है, ताकि भविष्य में अगर मोबाइल के जरिए कुछ और सालों तक शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाना है तो उसमें उनको किस तरीके से सुलभता और सरलता मिले। इस सत्र में हमारे साथ महिपाल सिंह हैं, जो कि चेयरमैन हैं संस्कारम ग्रुप ऑफ स्कूल के, और साथ ही बबीता त्यागी हैं, जो कि आईसीएस कोचिंग सेंटर चलाती हैं। ये दोनों इस सत्र में जुड़ेंगे और फिर चर्चा आगे बढ़ेगी। इस सत्र का आगाज हम शुरू कर चुके हैं। इस सत्र को आगे बढ़ाएंगी मेरी सहयोगी सोनल दहिया। बहुत शुक्रिया अतुल जी। तो आपने सुना कि किस तरीके से डिजिटलाइजेशन का ये दौर आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है डिजिटलाइजेशन का, वो कहीं ना कहीं इस कोरोना काल में शिखर पर पहुंचते हुए दिखाई दिया। हमने देखा कि अलग अलग जगहों पर जहां पर हम उम्मीद भी नहीं कर सकते थे, डिजिटल दुनिया वहां तक पहुंची है और इसमें मोबाइल की एक अहम भूमिका रही है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ महिपाल सिंह, चेयरमैन संस्कारम ग्रुप ऑफ स्कूल के, जुड़ गए हैं। महिपाल सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस सत्र में। साथ ही बबीता त्यागी आईएसएससी कोचिंग सेंटर से हमारे साथ जुड़ गई हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद इंडिया न्यूज से मैडम, सोनल आपका भी धन्यवाद। महिपाल सिंह जी, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। देखिए, हमने देखा कि बहुत सारे बदलाव आए इस कोरोना काल में और डिजिटलाइजेशन का जो दौर आया वो भी कहीं ना कहीं हमने परवान पर चढ़ते हुए देखा है। आप चूंकि एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, आप किस तरीके से देख रहे हैं इस कोरोना काल को, और खास तौर पर अगर हम मोबाइल शिक्षा की बात करते हैं? मैडम, सबसे पहले तो मैं कोरोना से जो हार गए उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, कि जो हमारे कोरोना से हमारे बीच में नहीं रहे किसी के पेरेंट्स। दूसरी बात मैडम, वैसे तो 1-to-1 अट्रैक्शन का कोई तोड़ नहीं है, बच्चा सामाजिक माहौल में पढ़ता है, परंतु आपदा में ही अवसर समझा गया। और आपदा में अवसर ये था कि जैसे बच्चा क्लास में होता था तो हम, जैसे बच्चा क्लास में जाता था तो उसका अलग व्यवहार होता था, परंतु जब आपदा में अवसर को समझा सभी अच्छे इंस्टीट्यूशनों ने, और जब आया हमारे पास समय कोरोना काल का, तो उसमें सबसे बड़ी बात थी कि बच्चे को किस माहौल में पढ़ाया जाए, और जब किस माहौल में पढ़ाया जाए तो वो एक बात आई। तो हमारे सामने एक सबसे बड़ी चुनौती थी कि हमारे जो दूर के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे थे, जिनके पास मोबाइल फोन नहीं था और पोर कनेक्शन रहता था, इंटरनेट का कनेक्शन नहीं रहता था, उसमें बड़ी एक दिक्कत आती थी कि कैसे बच्चों से जोड़ा जाए। तो उस बीच में हमने किया, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूं कि डिजिटलाइजेशन का महत्व क्या है, फोन से हम क्या कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात थी कि कोई चैप्टर होता था, मान लो हम क्लास में जाते थे, आज हमारे मैथ की क्लास का पढ़ने का मूड नहीं है, तो मैथ की क्लास पढ़ने का मूड नहीं, तो टीचर आया, उन्होंने लेक्चर दिया और टीचर लेक्चर दे के चला गया, तो हमारा मूड नहीं था, हम मैथ को अच्छी तरह समझ नहीं पाए। अब डिजिटलाइजेशन में जैसे अच्छे इंस्टीट्यूशन है वो ऑनलाइन दे रहे हैं, आप उसका, अगर आपको उस टाइम मैथ का लेक्चर पढ़ने का मूड नहीं है तो आप उसको उसके अंदर बाद में उसकी ऑडियो देख के, वीडियो देख के, उसकी सुनकर, जो उनके लेक्चर सेव कर लेते हैं या यूट्यूब पे देख लेते हैं या उसको देख लेते हैं, उसको देख के समझ सकते हैं। उसके बाद अपने अध्यापक को या ट्यूटर को या अपने जो उनका जो एजुकेटर कोई भी है, जो उससे फोन करके उसके डाउट ले लेते हैं। बिल्कुल। तो ये एक बड़ा बदलाव आया मैडम कि बच्चे को कहीं महसूस नहीं हुआ। हाँ, मैं मानता हूँ कि पिछली बार जब लॉकडाउन लगा था तो बड़ी समस्याएं क्रिएट हुई थी। पिछले लॉकडाउन में बच्चों के पास फोन नहीं थे, परंतु पिछले लॉकडाउन से लोगों ने सीखा, काफी इंस्टीट्यूशनों ने भी सीखा, स्कूलों ने भी सीखा, और बच्चों को उसी माहौल में पढ़ाया जो दूरियां आई थी। जैसे हमारे नवंबर दिसंबर में जब स्कूल खुल गए थे या इंस्टीट्यूशन खुल गए थे, बिल्कुल महिपाल सिंह जी, कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि पहले दौर में जिस तरीके की चुनौतियां हमारे सामने आई, दूसरे दौर में हमने उनसे बहुत कुछ सीखा, हम उभरे और कुछ नयापन निकल कर आया है। बबीता त्यागी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बबीता जी, जिस तरीके से महिपाल सिंह जी भी जिक्र कर रहे हैं कि जो ग्रामीण तबका है वहां पर बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, बच्चों के पास मोबाइल नहीं है, इंटरनेट नहीं है, वाईफाई नहीं है, बहुत सारी वो सुविधाएं जो कि शहरी इलाकों में देखने को मिलती हैं लेकिन ग्रामीण इलाकों में आज भी नदारद दिखाई देती हैं। तो ऐसी चुनौतियों पर किस तरीके से आपने पार पाया,
कैसे इस काल को देख रही हैं? बबीता जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है किसी तकनीकी खामी के चलते। महिपाल सिंह जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। महिपाल सिंह जी, यही सवाल आपसे है मेरा कि बहुत सारी चुनौतियां आई हैं आड़े, आप किस तरीके से देख रहे हैं इनको? मैडम, चुनौतियां जब सामने आई तो सरकार द्वारा हम माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय शिक्षा मंत्री कंवरपाल जी का बड़े धन्यवाद करना चाहते हैं कि पिछले लॉकडाउन में जब ये चुनौतियां आई तो उन्होंने टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से काफी चैनल हमारे स्टार्ट किया एजुकेशन के, जिसपे एक प्रोग्राम दे दिया जाता था और उससे वो जो ग्रामीण क्षेत्र की चुनौतियां थी वो दूर की गई। और हमने भी वो चैनल देखे हैं, हम एक स्कूलिंग से देखते हैं, वो चैनल बड़ा अच्छा एक वो दिया कि क्योंकि बच्चे सभी के पास टीवी चैनल तो थे ही घर पे और वो उस पे देख सकते थे। आपके जो काफी टीवी के चैनल थे उससे हमारे हर इंग्लिश का लेक्चर अलग था, मैथ का अलग था, बाकायदा उसकी डेट से टाइम टेबल दिया जाता था कि उस टाइम पढ़े। कुछ चुनौतियां तो उससे दूर हुई और कुछ चुनौतियां पेरेंट्स ने भी समझ लिया कि अब बच्चे को, अभिभावकों ने अपने पैसे की कटौती करके बच्चों के लिए फोन लेके आए और पेरेंट्स ने भी एक समझौता किया कि मान लो इंग्लिश का लेक्चर 8 से 9 आ रहा है। ये भी चुनौती थी कि एक ही क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई बच्चा, मान लो किसी पेरेंट्स के 2 बच्चे हैं, एक 9th क्लास में है, एक 6th क्लास में है, तो टाइम टेबल एक ही हो जाता था। टाइम टेबल एक ही हो जाता था तो पेरेंट्स ने समझा कि भी टाइम टेबल एक ही हो जाता है कि इंग्लिश का पीरियड भी उसी टाइम, 6th वाले का पीरियड भी है, 9th वाले का, फोन घर में एक ही है जी। तो पेरेंट्स ने और इंस्टीट्यूशनों ने भी समझा तो 2 टाइम उनका टाइम टेबल बनाया कि एक बच्चा सुबह 7 बजे पढ़ ले, 6 बजे से लेके और 11 बजे तक, फिर 2 से 5, 6, 7 इस तरह क्लास का अलग अलग टाइम टेबल बनाया। और मैं इनमें अध्यापकों की भी बड़ी एक सराहना करता हूँ कि अध्यापकों ने, इनकी मान लो हमारे मेडिकल कोरोना वॉरियर्स ने भी काम किया, पर अध्यापकों ने भी 6 से लेके 12 बजे तक काम किया। सुबह 6 बजे लग जाते थे और रात के 12 बजे तक अध्यापक के टीचिंग लाइन 11 बजे तक पढ़ाते थे बच्चों को, डाउट भी आते थे ऑनलाइन, उसको क्लियर करते थे। तो वो दुविधा थी कि एक ही बच्चा एक क्लास में है, एक स्कूल में है बच्चा मान लो, और वो कोई 4th का है या 12वीं का बच्चा है, तो वो बड़ी अच्छी बात हुई। उसमें अध्यापकों ने भी उसमें अच्छा योगदान दिया, पेरेंट्स ने काफी सहयोग किया। बिल्कुल, सभी का योगदान महिपाल सिंह जी इस कोरोना काल में बनता है और बनना भी चाहिए, तभी इन परिस्थितियों से कहीं ना कहीं हम उभर पाएंगे। बबीता त्यागी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी मैम। बबीता जी, देखिए अभी जिक्र कर रहे हैं कि मोबाइल शिक्षा, उसकी चुनौतियों की, ऑनलाइन शिक्षा की, हमने बहुत सारे नवाचार किए, डिजिटलाइजेशन के इस दौर में हमने अपने भीतर से बहुत कुछ नया निकाला, लेकिन सवाल यही है कि जो शिक्षा बच्चे आमने सामने बैठ के ग्रहण करते थे, क्या उसका रिप्लेसमेंट कभी ऑनलाइन शिक्षा हो सकती है? जी मैम, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आज के सिनेरियो में तो ये बहुत जरूरी है इस बात पर डिस्कशन करना कि जो आज 2021 की स्थिति है और 2020 की स्थिति थी, तो बच्चे जिस शिक्षा के क्षेत्र में पहले रूबरू टीचर के सामने पढ़ा करते थे, अब वो एक मोबाइल से टीचर के साथ कनेक्टेड हैं और उस मोबाइल में क्या वो बात बन पा रही है, क्या वो टीचर आई टू आई कांटेक्ट को फील कर पा रहे हैं बच्चे, क्या बच्चे ये फील कर पा रहे हैं कि हम उसी तरीके से सीख पा रहे हैं, सीखने में सक्षम हैं जैसे वो क्लास में हुआ करते थे। क्योंकि क्लासरूम देखिए सिर्फ एक टीवी या एलसीडी या लैपटॉप या मोबाइल की तरह नहीं होता। क्लासरूम प्रॉपर एक ऐसी जगह होती है जहां बच्चा अपनी ही एज ग्रुप के बच्चों के साथ रहता है, हंसता है, खेलता है, मौज मस्ती करता है और साथ साथ सीखता भी है। वो टीचर के साथ एक ऐसा बॉन्ड फील कर पाता है कि उसको पढ़ने के साथ साथ बहुत सारे बिहेवियरल चेंजेस उस बच्चे के अंदर आते हैं। और जो हम लोग जब टीचिंग करते थे तो हमें यही सिखाया गया था कि लर्निंग के असली मायने ही है चेंज इन बिहेवियर। तो इस आज के दौर में, इन 2 सालों में जो हम देख रहे हैं, सबसे बड़ी चुनौती वो ये है कि क्या बच्चों में व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है। पढ़ाई तो ठीक है, वो कर लेते हैं, सिलेबस डिफाइंड है और लैपटॉप से या मोबाइल से भी वो सीख पा रहे हैं, लेकिन सीखने के असली मायने क्या सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ लेना भर तक सीमित है, या सीखने के मायने है कि बच्चे के पर्सनालिटी में एक ऐसा इन्हांसमेंट हो जो कि दिखाई दे और इस समाज में वो एक बेहतरीन शख्सियत के रूप में सामने आए। तो क्या वो कहीं ना कहीं एक लैक हम लोग फील कर रहे हैं एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, क्योंकि मैं दोनों रूपों में अपने आप को देख पा रही हूँ। तो एज अ टीचर भी मैं फील करती हूँ जो सामने पढ़ाने में और पढ़ने में मजा है वो मोबाइल लर्निंग में कभी नहीं हो सकता, और मेरे नजरिए से मोबाइल कभी भी रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता एक ऑर्डिनरी जो स्कूल हमारा सिस्टम है उसकी।
दूसरी चीज, एक माँ के रूप में भी मेरे पास बेटा बेटी दोनों हैं। मैंने जो फील किया, जो एक चार्म था पढ़ने के प्रति, मेरी बेटी क्लास 9th में है, उसमें जो चार्म स्कूल में था वो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा कम हो गया है। और उसका जो एक परफॉर्मेंस को बेहतर करने का एक जज्बा था कि मैं रोज स्कूल में और बेहतर कुछ करूं, क्लास में मैं आगे रहूं, जो प्रोत्साहन वो फील करती थी क्लास में, जो मोटिवेशन फैक्टर उसके पीछे था, वो कहीं ना कहीं लैक करता है इस मोबाइल लर्निंग में, जो कहीं ना कहीं लंबे टाइम में नुकसानदायक भी होगा। क्योंकि स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को सिर्फ सीखना भर नहीं होता, किताब नहीं सीखनी होती, वो तो नॉलेज का एक पार्ट है ही, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि बच्चा एक ओवरऑल डेवलपमेंट में से गुजरे, वो जाने कि अपने दोस्तों के साथ कैसे एडजस्ट करना है। लर्निंग के असली मायने होते ही शख्सियत की पूरी तरह से ग्रूमिंग होती है, तो वो कहीं ना कहीं लैक करता है हमारी ई लर्निंग में या मोबाइल लर्निंग में। जी बिल्कुल बबीता जी, आपने बहुत ही वाजिब सवाल उठाए हैं और ये हर पेरेंट्स के मन में ज़रूर उठते होंगे जो भी हमें इस वक्त देख रहे हैं, जिनके बच्चे अभी डिजिटल दुनिया में पढ़ रहे हैं। देखिए, आपने बात की बिहेवियर चेंजेस की, साथ ही साथ हेल्थ भी बहुत बड़ा इशू राइज होता है यहाँ पर बबीता जी। बच्चों की हेल्थ पर भी बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। हम बच्चों को दूर रखते थे मोबाइल से, लैपटॉप से, लेकिन आज ये कहीं ना कहीं ज़रूरत बन गया है। तो इस दौर में अब आगे क्या, किस तरीके के चेंजेस होने चाहिए? आपको क्या लगता है, किस बदलाव की आप उम्मीद करते हैं? बिल्कुल सही आपने कहा सुमन मैम, कि कहीं ना कहीं जहां पिछले साल से पहले 2019 तक हर माँ बाप ये कहता था कि सबसे बड़ी बला ही बच्चे के लिए मोबाइल है और मोबाइल पे आंखें खराब हो जाती है, मोबाइल को हाथ से छीन के रखा जाता था, 2020 के मार्च के बाद वो मोबाइल माँ बाप उठा के बच्चे के हाथ में थमा रहे हैं। तो सिनेरियो तो पूरा बदला है, लेकिन हेल्थ वाइज अगर मैं इस चीज को देखूं तो ये सच्चाई है कि आने वाले, अगर ऐसा चलता रहा और कुछ महीने, तो आप देखिएगा लगभग जो ये नई पीढ़ी है जो लगातार सुबह उठते ही 8 बजे से और दोपहर के 1-2 बजे तक रेगुलर क्लासेस दे रही है, इनकी आंखों पे 100% बुरा असर होगा। बहुत ज्यादा बच्चे तो लैपटॉप, इंडिया देखिए आज भी ये कहावत सही है कि भारत गाँव में बसता है और गांव में लैपटॉप होना पॉसिबिलिटी बहुत कम है, बहुत कम घरों में लैपटॉप की सुविधा होगी या एलसीडी एलईडी पर वो चला पाते होंगे अपनी क्लासेस को। तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो मोबाइल पे अपनी क्लासेस लेते हैं और मोबाइल को बहुत करीब से पकड़ के वो लोग हर टाइम 6 घंटे पूरे दिन में मोबाइल पे बिताते हैं। फिर उसके बाद जितना होमवर्क भी आता है वो भी मोबाइल पर है। तो इससे कहीं ना कहीं बच्चों को हेल्थ इश्यूज तो होंगे ही होंगे। अगर इससे उबरना है तो इसका यही तरीका है जो मुझे लगता है कि वाजिब भी है। अगर परिस्थितियां सुधर रही हैं, क्लास 9 से बड़े बच्चों को सरकार जैसे ही चीजें नॉर्मल होती हैं, अब जैसे सुनने में आ रहा है लहर काफी हद तक अंडर कंट्रोल है, लगभग चली भी गई है, तो 9th, 10th, 11th, 12th के बच्चों को और जो कॉलेज गोयर्स हैं इनको सरकार को चाहिए कि इनके लिए स्कूल्स और कॉलेजेस को ओपन कर दे और जहां ये संस्थानों में जाते हैं, क्योंकि ये इतने बड़े हैं कि ये अपने आप को संभाल सके, थोड़ी सी गाइडलाइंस स्कूल में थोड़ी ज्यादा रख दी जाए और टीचर्स थोड़ा कॉन्शियस होकर इनके ऊपर काम करें, इनको हेल्थ के बेनिफिट्स और इस तरह के सारे इश्यूज से वैसे तो ये अवगत होंगे ही, लेकिन फिर भी टाइम टू टाइम कराते रहें। और पढ़ाई देखिए मैम, ये कोरोना है, एक महामारी है, किसी को नहीं पता कब जाएगी, क्या इसके कारण है, एग्जैक्ट कारण तो आज तक किसी को नहीं पता। तो ये सोच के बैठे रहना कि जब तक चलेगा तो हम बच्चों को नहीं निकालेंगे, पॉसिबल नहीं है। हाँ, छोटे बच्चे थोड़ा सा चीजों में इन्वॉल्व ज्यादा हो जाते हैं, खेल कूद में, तो 8वीं तक के बच्चों को अगर सरकार चाहती भी है कि ठीक है उनका हेल्थ इश्यू ज्यादा हो सकता है, उनके लिए कुछ और रुक जाएं जब तक कि वैक्सीनेशन वगैरह ना हो। पर क्लास 9th ऑनवर्ड्स के बच्चे कॉलेज गोयर्स या जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, ये इतने जरूर हैं कि ये अपने आप को संभाल सके। वैसे भी आप भारत में देखिए कितने ही बच्चे 12वीं के बाद तो नौकरियों में भी तो ज्वाइन कर ही लेते हैं ना, तो वो सब जब खुलेगा तो जो बच्चे 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इनको अगर थोड़ा सा संभाला जाएगा, स्कूल प्रशासन बिल्कुल बबीता जी, कोशिश यही हो रही है लगातार सरकारों की तरफ से भी कि जिंदगी चलती रहे, जिंदगी बचती रहे, चीजें सुचारू रूप से हो। लेकिन अब तीसरी लहर का जो खतरा है वो भी हमारे सामने है और ऐसे में हम कुछ नहीं कह सकते कि आगे आने वाली परिस्थितियां किस तरीके की होंगी। महिपाल सिंह जी, ये तो बच्चों के चैलेंजेस की बात हुई कि बच्चे किस तरीके का चैलेंज फील कर रहे हैं इस डिजिटल दुनिया में, लेकिन टीचर्स के लिए भी ये मारामारी कम नहीं है, उनके अपने चैलेंजेस हैं। आप उसको किस तरीके से देख रहे हैं? जब बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो कैसे बच्चे उनकी बात को कैच कर पा रहे हैं, किस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं? ये बहुत सारी आप लोगों को भी चुनौतियां आड़े आती होंगी जब आप पढ़ाते होंगे। बिल्कुल ठीक क्वेश्चन है मैडम आपका। मैं सबसे पहले तो टीचर जो मैडम अब मेहनत कर रहा है, शायद ऑफलाइन में इतनी मेहनत नहीं करता था, जब स्कूल में होता था इतनी मेहनत नहीं होती थी, परंतु अब ऑनलाइन में जो टीचर मेहनत कर रहा है, इसकी मेहनत को मैं सलाम करता हूँ। सबसे पहले तो जो अध्यापकों ने बच्चों के लिए किया, क्योंकि टीचर के अपने बच्चे भी हैं,
सुबह उसको काम भी होता है, परंतु सब काम छोड़ के वो सुबह 6 बजे से लेके 12 बजे। बबीता जी की बात से मैं सहमत हूँ कि आंखें खराब होंगी, ये बात से सहमत हूँ, परंतु हमारे अवसर हैं, हम बीच में ब्रेक भी ले सकते हैं, उसके बाद हम ब्रेक लेके बच्चे को पढ़ा भी सकते हैं। इसमें पॉजिटिव क्या है भैया मैडम कि आपदा में अवसर ये है कि अब बच्चा अभिभावक के साथ रह रहा है। एक टाइम था, आप बड़े गौर से एक बात सुनना कि अभिभावक बिल्कुल ध्यान नहीं देता था बच्चे के ऊपर, वो उससे मिल ही नहीं पाता था, उसको पता ही नहीं। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते थे उसको यही नहीं पता होता था कि बच्चा किस क्लास में पढ़ रहा है, उसको उसका सिलेबस क्या है। परंतु अब पेरेंट जब घर रहता है, शाम को घर आता है, तो सबसे पहले अपने बच्चे के बारे में सोचता है, क्योंकि काफी पेरेंट्स तो घर पे ही हैं या छुट्टी है या वैसे हैं, परंतु अभिभावक जब घर आता है शाम को, जब अपना पेरेंट घर पे है तो शाम को बच्चे से पूछता है आप आज आपने क्या पढ़ा, कितनी देर पढ़ा, क्या पढ़ा, वो भी बताता है। और जो टीचर की आप बात कह रहे हो, टीचर ने जो मेहनत की है, क्योंकि काफी टीचर जो लास्ट सेशन में थे ऑनलाइन ही पढ़ाते थे, काफी टीचरों की ऑनलाइन पढ़ाई का नहीं था कि ऑनलाइन टीचर पढ़ाई कराता था, परंतु टीचरों ने सीखा है काफी कुछ, टीचर लगातार लगे रहे हैं। इसमें एक बात और मैं यहाँ जोड़ना चाहता हूँ कि कैसे टीचरों का महत्व क्या है। जो आप कह रहे थे कि 1-to-1 का ठीक है कि 1-to-1 जब तक नहीं होता बच्चा, जब तक उसका ज्ञान नहीं ले पाता पूरा, परंतु इसमें एक अच्छी बात क्या है, मान लो आपने ऑक्सीजन लेवल पे कोई टॉपिक है, अर्थ का कोई टॉपिक है या और कोई टॉपिक है, आप सर्च करते थे मोबाइल पे, तो मोबाइल पे सर्च करते थे तो उसमें काफी लाखों ऑप्शन आ जाते थे, उसका आंसर ये है, उसका आंसर ये है, तो बच्चा क्या करता था, उसमें काफी आंसर गलत भी होते थे, तो वो आंसर गलत होते तो बच्चा सर्च कर लेता था। परंतु अब बच्चे को जब उसको पता नहीं था कि मैं कहाँ सर्च करूँ, क्या सर्च करूँ, किसको मैं देखूँ, अब बच्चे के पास एक ऑप्शन आ गया है। अब जब ऑनलाइन वो सर्च करता है तो पहले ट्यूटर से पूछ लेता है कि मैं किसको फॉलो करूँ। ट्यूटर या जो हमारा टीचर है वो बता देता है कि आप 5 से 7 ऑप्शन दे देता है कि आप इनको सर्च करो, इसमें अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो उससे बच्चे की, हम मानते हैं कि वो हुई है, परंतु बच्चे की उसको ज्यादा फोन को यूज करने की अहमता कम हुई है, बच्चा अपना फोन कम यूज कर रहा है और पिछले साल के अपेक्षा इस साल बच्चा काफी कम यूज कर रहा है। और रही 9th और 12th के खोलने की बात, बबीता जी ने बिल्कुल ठीक क्वेश्चन उठाया कि 9th और 12th की क्वेश्चन तो हमारे हरियाणा में तो सबसे पहले कक्षाएं पिछले साल भी खोली गई थी, और शायद हम उम्मीद करते हैं सरकार से कि हरियाणा सरकार द्वारा इस बार भी जैसे माहौल ठीक होगा कि कक्षाएं खोली जाएंगी, और जो भी एक अच्छा मेथड हरियाणा ने अपनाया है पूरे इंडिया के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कि स्कूलें खोल के ओड इवन का भी फार्मूला बनाया है, 12 तक स्कूलिंग का मेथड है, उस हिसाब से बच्चों की पढ़ाई अच्छी तरह हो सकती है वो। परंतु जब जान है तो ध्यान है। आपने कहा कि तीसरी लहर का खतरा है, बिल्कुल सही कहा आपने। पहले तो हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो, हमारी इनकी जान सुरक्षित हो, उसके बाद हम अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए वो प्रेरित करें, और उसी पढ़ाई के साथ साथ बिल्कुल महिपाल सिंह जी आप सही कह रहे हैं। और इसी बीच हमें ये सब भी निकालना होगा कि अब आगे क्या, क्योंकि दूसरी लहर से हमने बहुत कुछ सीखा, अब तीसरी लहर हमारे सामने है। पहले दौर की अगर तुलना हम दूसरे दौर से करते हैं तो बहुत कुछ नया निकल कर आया है, लेकिन इस तीसरे दौर में क्या नया हो ये हमें अभी सोचना है। बबीता जी देखिए, हम लगातार बच्चों के बिहेवियर चेंजेस पर बात कर रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑनलाइन शिक्षा की जब बात होती है तो बच्चों पर इसका किस तरीके से असर पड़ता है, वो जो तमाम सवाल पेरेंट्स के मन में हैं, उनके जहन में है, वो हम अपने ज़रिए उन लोगों तक पहुंचा पाएँ, उनके जवाब आप एक्सपर्ट्स के ज़रिए। तो क्या लगता है आपको कि बिहेवियर पर स्टडी होना भी ज़रूरी है? किस ऑनलाइन शिक्षा से बच्चों के बिहेवियर में किस तरीके के चेंजेस आए, उन्होंने क्या सीखा, ये अलग बात है, लेकिन बिहेवियर किस तरीके से बदला, इस पर एक अलग स्टडी की ज़रूरत है। जी जी बिल्कुल मैम। देखिए, जब हम लोग बच्चे को पढ़ाने के लिए स्कूल भेजते हैं तो किसी भी पेरेंट का जो सबसे बड़ा टारगेट या मोटो होता है वो होता है उसके बच्चे की एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट हो। उसको सिर्फ बौद्धिक विकास के लिए कोई भी स्कूल नहीं भेजता। अगर सिर्फ बुद्धि का विकास करना होता तो बहुत लोग ऐसे हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं देश के बेस्ट टीचर्स को अपने घर पे होम ट्यूटर रख लेते। फिर क्या जरूरत पड़ी कि अपने बच्चों को स्कूल भेजें? तो स्कूल कुछ ना कुछ तो ऐसा देता है जो कि ऑनलाइन में कहीं ना कहीं लैक फील होता है। और स्कूल जाके एक बच्चे का सिर्फ बौद्धिक मानसिक विकास नहीं होता, उसका शारीरिक विकास भी बहुत बेहतर होता है, क्योंकि वो स्कूल में कभी पीटी के नाम पे, कभी स्पोर्ट्स पीरियड के नाम पे ढेरों एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहता है। इसके साथ साथ वो क्लासरूम में जब लंच ब्रेक होता है मौज मस्ती करता है, अपने फ्रेंड्स के साथ बातचीत करता है, कभी किसी से लड़ता है, कभी झगड़ता है। तो लाइफ में एडजस्टमेंट सीखने का सबसे बेहतर जो दौर है, जिसको स्वर्णिम काल कहा है हमारी साइकोलॉजी में, वो यही टाइम पीरियड है जब बच्चा स्कूल के दौर से गुजर रहा होता है। तो बच्चे को सिर्फ पढ़ाई के पीछे अगर हम दौड़ाएंगे तो कहीं ना कहीं आप मानिए, अगर इसी तरह ई लर्निंग ही सालों साल चली
तो बच्चों के व्यवहार में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी कुछ सालों में देखने में जरूर मिलेगी। जी। थोड़े चिड़चिड़े ज्यादा हो गए हैं बच्चे। पहले बच्चे ना स्कूल में जाके बहुत सारी चीजों को एडजस्ट करना अपने अपने बिहाफ पे सीख जाते थे। लड़ाई हो गई, कोई बात नहीं, अपने आप अपने फ्रेंड के साथ बैठ के फिर ठीक है, कभी लड़ाई कर रहे हैं, कभी झगड़ा कर रहे हैं, कभी एक हो गए हैं, कभी लंच शेयर कर रहे हैं, कभी अपना विचार दूसरे को पहुंचा रहे हैं, बता रहे हैं। माँ बाप कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन बच्चे का दोस्त तो दोस्त ही होता है। तो वो एक बहुत बड़ी कमी है जो फील की जा रही है इस ऑनलाइन एजुकेशन में। बच्चा जब स्कूल से घर आता था तो चहकता हुआ आता था, खुशी उसके चेहरे पे, उसके शरीर से अनुभव की जा सकती थी। बिल्कुल। वो कहीं ना कहीं वो कमी अब फील होती है, क्यों ऑनलाइन में तो आप ये लगा लीजिए, बच्चा एक कुर्सी टेबल पर सीमित हो गया है। वो पूरे दिन 5-6 घंटे घर में है, लेकिन घर में उसकी एब्सेंस फील होती है, क्योंकि उस दौर में वो 5-6 घंटे लगातार स्कूल के क्लासेस के दौर में ही जुड़ा रहता है, और वो जो एक मजे वाला दौर था स्कूल का, कहीं ना कहीं कमी आ गई है। तो मुझे ऐसा फील होता है कि थोड़ा सा इसके बीच में, जैसे ये जो एजुकेशन का पार्ट है, अभी आपने पूछा पेरेंट्स भी जुड़े हुए हैं तो क्या राय रहेगी, तो मैं ये सोचती हूँ कि लॉन्ग रन में जो ये अपना टेक्नोलॉजी है, नो डाउट ये भविष्य है, ये फ्यूचर है, और हम इससे मुंह नहीं फेर सकते कि हम इस टेक्नोलॉजी से बिल्कुल अलग हट जाएं। ये समय की जरूरत है। क्लासेस को हम ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन के मोड पे दोनों को मर्ज करेंगे। जैसे आने वाले दौर में भी हम ऑनलाइन की चीजें चलाते रहें, लेकिन प्रतिशतता घटा दें। स्कूली स्तर पर बच्चा जब स्कूल में जाए तो भी उसको एनिमेशन, ग्राफिक्स और इन सब के थ्रू उसकी नॉलेज को, उसकी बिल्कुल बबीता जी, आप कहना ये चाह रही हैं कि डिजिटल दुनिया का ज्ञान बच्चे को होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जो फिजिकल बच्चे आमने सामने सीखते हैं, एक दूसरे के आमने सामने बैठकर सीखते हैं, उसकी बात अलग है। महिपाल सिंह जी, आपकी राय क्या कहती है इस बारे में? मेरी राय मैडम बिल्कुल ठीक है कि हमारे बच्चों के अंदर जो संस्कारों में कमी आएगी, संस्कारों में, क्योंकि स्कूल में जब बच्चा जाता है तो बच्चों जब अपने दोस्तों के साथ जाता है, टीचर के साथ जाता है, तो उसके माहौल में फर्क तो रहता ही है। और मैं तो ये कहता हूँ कि हम काफी बार हमारे पेरेंट्स कहते हैं या हमारे शिक्षाविद कहते हैं, काफी कुछ पेरेंट्स कहते हैं, बच्चे भी कहते हैं कि बड़ी क्लासेस का बड़ा नुकसान है, 9 से 12 का बड़ा नुकसान है, वहाँ बच्चों को कंपटीशन में जाना था, ये करना था, वो करना था, हमारे बच्चे को कामयाब होना था, डॉक्टर बनना था। परंतु मैं सबसे बड़ी बात मैं कह रहा हूँ कि सबसे बड़ा नुकसान हमारे अगर शिक्षा से, ऑनलाइन से जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है, हमारे नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के बच्चे को हो रहा है कि जहाँ उसको पेंसिल से पढ़ना सिखाना, लिखना सिखाना चाहिए था, वो आप पेंसिल से लिखना नहीं सीखेगा। उसको बोलना, उसकी जो प्रोनाउंसिएशन थी, उसकी लैंग्वेज थी, उसको नहीं बोलना कहीं सीखेगा, क्योंकि जो टीचर सिखा सकता है, जो टीचर उसको उंगली से पकड़ के ऐसे सिखाता है कि एक ऐसे बनेगा, एक का वो क्या है मेथड है, उसका सबसे हमारे आने वाली हमारी जो पीढ़ियां हैं उनका सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। क्योंकि अगर फर्स्ट क्लास में बच्चा है, अगर हम उसको ABCD सिखाते हैं, उसको अगर इंग्लिश ग्रामेटिकल सिखाते हैं, वो हमारी किसी तरह पूरी नहीं होगी। अगर इंग्लिश ग्रामेटिकली पूरी नहीं होगी, लिखना ही नहीं सीखेगा बच्चा, उसका विकास कैसे होगा? बात बबीता जी की ठीक है कि बौद्धिक विकास से ज्यादा सामाजिक विकास भी होना चाहिए। ये मैं मानता हूँ कि पिछले साल के अपेक्षा इस साल सामाजिक पेरेंट्स ने भी काफी ध्यान दिया है, क्योंकि पेरेंट्स घर पे रहा है तो उसने सिखाया है बच्चों को संस्कार। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि इससे हमारा नुकसान होगा, बिल्कुल बहुत कुछ हमने सीखा भी है, सही कह रहे हैं महिपाल सिंह जी। मेरे पास समय की कमी है। बच्चों ने मैडम मैं आप कहना चाहता हूँ, बच्चे खाना भी बना रहे हैं घर पे, बच्चे कुछ ना कुछ बिल्कुल मैं कह रही हूँ, बहुत कुछ नया भी हमने सीखा है। बहुत बहुत शुक्रिया महिपाल सिंह जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बबीता जी, आप हमारे साथ जुड़ी, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि जब भी कोई संकट आता है, कोई समस्या आती है, तो अपने साथ बहुत सारी चुनौतियां लेकर आता है, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारी उपलब्धियां हमें देकर जाता है। हमने डिजिटल दुनिया की बात की, मोबाइल शिक्षा की बात की कि मोबाइल से किस तरीके से नवाचार आया, कैसे बच्चों की जिंदगी आसान बनी, कैसे वो शिक्षित हुए घर बैठे, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारी चुनौतियां भी आई। अब चूंकि तीसरी लहर हमारे सामने है, देखना ये होगा कि किस तरीके से बदलाव की ये बयार बहती है। आपके इस सत्र में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार। एसोसिएट स्पॉन्सर ICS कोचिंग सेंटर, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाला हरियाणा का नंबर 1 ICS कोचिंग सेंटर और संस्कारम ग्रुप ऑफ स्कूल्स झज्जर। संस्कार, शिक्षा, सफलता।